Good morning, students. So, in that last two parts of human reproduction, we have already discussed about male and female reproductive systems. So, today we will discuss about human development or developmental biology. So, developmental biology क्या है? Or we can say that embryology, study of embryos, formation and development of embryo, उसको हम बोलते हैं developmental biology. In that subsequent classes we will discuss about the stages of embryonic development. Then who is the father of embryology? एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये embryology का फादर कौन है? Aristotle. Remember this thing. Aristotle is the father of biology. Aristotle is the father of zoology as well as embryology. वो क्यों उसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं? ना ही रोट ए बुक, उसने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? ना ट्रीटियस इन एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। आज के जमाने में जो एम्ब्रियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फादर कौन है? ना मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का ना कार्ल वॉन बेयर। किस लिए बोलते हैं? ना वो एक सेल को ओव्यूम वी कैन से दैट उसको डिस्कवर किया और एम्ब्रियो को स्टडी किया था। एंटोनी वन लीवनहॉक वो क्या किया था? ना डिस्कवर्ड मेल गैमेट्स। इसने पहली बार एक लाइव, वो जो लाइव सेल होता है ना, उसको पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। सो ये याद रखना, पहली बार ये मेल गैमेट को डिस्कवर किया था। Which cell is the smallest cell in our body? हमारी बॉडी में कौन सा सेल सबसे छोटा सेल है? ना स्पर्म सेल और मेल गैमेट्स। Similarly, which cell is the largest cell in our body? Answer is ovum. समझ में आ रहा है? Longest cell वो क्या है? ना नर्व सेल। H.C. पांडर ना डिस्कवर्ड जर्म लेयर्स इन चीक एम्ब्रियो। चीक एम्ब्रियो में जो तीन जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये जो तीन जर्म लेयर्स है, पहली बार उसने ये जो जर्म लेयर्स को डिस्कवर किया था। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल होते हैं, एक है सोमैटिक सेल, दूसरा है जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल का काम क्या है? ना वो बॉडी का जितना भी कैरेक्टर है, वो एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, वो सबको डिफरेंशिएट करता है। और जर्मिनल सेल का काम क्या है और जर्म सेल का काम क्या है? ना दीज आर आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल्स। दे फॉर्म स्पर्म्स एंड ओव्यूम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ये जो गैमेट, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। ये दो वर्ड है, एक वर्ड है गैमेट, दूसरा वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमेट। सो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को वी आर सेइंग दैट स्पर्म टू द मेल गैमेट्स एंड ओव्यूम और ओवा टू द फीमेल गैमेट। सो ये जो गैमेट्स ये कहाँ बनते हैं? ना इन गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवारी। इसका दो प्रोसेस है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या बनता है? ना स्पर्म। एंड oogenesis प्रोसेस में क्या बनता है? ना ओव्यूम। क्लियर? सो नाउ वी विल स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस। सो यहाँ क्या होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का टीएस मैंने दिखाया था उस टाइम में। उसमें क्या था ना, इसके अंदर कुछ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थे। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल, उसको हम बोलते हैं जर्म सेल। ये मॉडिफाई होके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं और वी कैन से दैट मॉडिफाइड क्यूबॉइडल सेल। इस मॉडिफाइड क्यूबॉइडल सेल से बनते हैं स्पर्म मदर सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। सो इसका दो प्रोसेस है, ये जो उसका दो स्टेज है योर स्पर्मेटोजेनेसिस का। एक है
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में क्या होता है ना, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया और फ्रॉम स्पर्म मदर सेल विल गेट स्पर्मेटिड एंड इन स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है ना, द स्पर्मेटिड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू और मेटामॉर्फोस्ड इनटू फुल फ्लेश्ड स्पर्म और स्पर्मेटोजोन। सो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या स्टेजेस होता है, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में 3 फेज है, एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। नाउ वी विल डिस्कस ईच स्टेज वन बाय वन। दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ये पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी उसको अच्छी तरह से समझते हैं एक्चुअली वो क्या है ना। इसका 2 स्टेप्स है, मैंने बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा वाला है स्पर्मियोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का 3 फेजेस है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ये जो होल प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है ना, शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम में। प्यूबर्टी का टाइम में कितना साल में आता है ना, 12-13 साल का जो ये पीरियड होता है उसी टाइम से ये शुरू होता है। उस टाइम क्या होता है ना, ये जो प्राइमरी जर्म सेल होते हैं और प्राइमोडियल जर्म सेल जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होते हैं वो थोड़ा वहीं से निकल जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं एंड दे फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। इसका और थोड़ा ग्रोइंग हुआ, दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2। ये वाला से ये थोड़ा बड़ा रहेगा। सो टाइप 1 स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया हो गया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन के बाद ये सब मल्टीप्लिकेशन फेज में होगा। दिस मीन्स योर नंबर इज मल्टीप्लाइंग। 1 था, इससे 2 हो गया, 2 से 4, ऐसे होता रहेगा। सो उसके बाद क्या होगा ना, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसका साइज बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है ना, ड्यू टू accumulation ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स फ्रॉम सटल सेल्स। ये बात याद रखना, सटल सेल का काम क्या था ना, नर्सिंग सेल। सो इसका साइज कैसे बढ़ जाएगा, ड्यू टू accumulation ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सटल सेल्स। सो आफ्टर द इंक्रीज ऑफ साइज दिस स्पर्मेटोगोनिया विल बी नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो पहले था क्या ना स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद क्या आया ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो ये जो उसका जो ग्रोइंग फेज रहा उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट क्या होगा ना, ये जो प्रोसेस था दीज आर ऑल माइटोसिस, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, ये सब माइटोसिस था। अभी क्या होगा ना मेयोसिस 1, दैट मींस रिडक्शन एंड डिवीजन शुरू होगा। यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो क्रोमोसोमल नंबर यहाँ पे क्या था 46 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 46, here also 46. In growth phase the number of chromosome is also 46, but in the maturation phase the chromosome number is reduced to half, that means 23 number of chromosomes. So यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जो 2n था वो n हो गया, हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया। So now it will be known as secondary spermatocyte. So ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, सो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है ना मेयोसिस 1। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसका फिर मेयोसिस 2 में एंट्री करेगा एंड इट विल डिफरेंशिएट इनटू ए स्पर्मेटिड। सो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अप टू स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, ये जो इवेंट्स है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। वो इमेच्योर था इस फेज में,
इस फेज में वो मैच्योर हो गया बदल। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पर्म की तरह नहीं दिखता, इट इज राउंड शेप्ड। सो ये राउंड शेप से उसका क्या होगा ना, दिस इज नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, दिस इज स्पर्म और स्पर्माटोजोआ, दिस इज मोटाइल स्ट्रक्चर। सो टू become a motile spermatozoa or motile sperm, this spermatid has to undergo certain metamorphic changes or somehow differentiation। वो क्या क्या वो बाद में पढ़ाऊंगा, वो क्या कैसे चेंज होता है। सो ये जो प्रोसेस होता है स्पर्माटिड से स्पर्म होने की, नॉन मोटाइल से मोटाइल बनने में जो जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, ये तीनों को मिला के ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड हुआ। बाकी ये जो स्पर्माटिड से स्पर्म बनता है ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? यू हैव टू नोट डाउन एंड रिमेम्बर द होल प्रोसेस। अगर ये जो होल प्रोसेस है उसको आपने याद कर दिया, इसको आपने समझ लिया, तो फिर ये जो पूरा स्पर्माटोजेनेसिस का प्रोसेस है तुमको लिखने में कोई नहीं रोक सकता। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड में पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, उसका डिटेल्ड इवेंट देखते हैं क्या क्या एक्चुअली होता है। द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है ना, माइटोसिस होता है, वो डायग्राम में मैं दिखा रहा था उस टाइम में। वहां पे क्या होता है ना, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और जो वी कैन से दैट स्पर्म मदर सेल्स, वो क्या होता है ना रिपीटेडली वो डिवाइड करता है ना। एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड स्पर्म मदर सेल कॉल्ड स्पर्माटोगोनिया आर फॉर्म्ड। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि एक मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, उसकी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है ना, ये स्पर्माटोगोनिया बनता है। रिमेंबर दिस थिंग, स्पर्माटोगोनिया। ये स्पर्माटोगोनिया क्या होता है ना, आफ्टर स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब क्या है ना, इसी स्पर्माटोगोनिया से स्पर्म बनता है। स्टेम सेल का मतलब क्या है ना, इट इज अ टोटिपोटेंट सेल। इस सेल से, स्टेम सेल से दूसरा ऑर्गन डिफरेंशिएट हो सकता है। सो यहाँ पे क्या हो गया ना, टाइप ए स्पर्माटोगोनिया, डायग्राम में मैं दिखा रहा था टाइप ए स्पर्माटोगोनिया, जो पहला जो स्पर्माटोगोनिया का सेक्शन था और बंच था उसको हम टाइप ए स्पर्माटोगोनिया बोलते हैं। अगेन दिस टाइप ए स्पर्माटोगोनिया गो ऑन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, ये फिर माइटोसिस डिफरेंशिएशन करते हैं और टाइप बी स्पर्माटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या क्या टर्म इंपॉर्टेंट है ना, पहला वाला है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बना ना, स्पर्माटोगोनिया। ये स्पर्माटोगोनिया की टू टाइप्स है, टाइप ए स्पर्माटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्माटोगोनिया। सो स्टेम सेल क्या है ना, स्टेम सेल्स आर द टाइप ए स्पर्माटोगोनियाज। सो ये स्टेम सेल, उसका मतलब क्या होता है ना, स्टेम सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ फ्यूचर सेल और उसी से फ्यूचर सेल बनता है। सो उसके बाद क्या होता है ना, ये जो टाइप बी स्पर्माटोगोनिया होता है, इट एंटर्स इनटू ग्रोथ फेज। उसके बाद जो फेज आता है ग्रोथ फेज, उसमें ये घुसता है। ग्रोथ फेज का क्या है, कैसे पता चलेगा एक्चुअली ये ग्रोथ फेज है। दिस स्पर्माटोगोनिया इंक्रीज, टाइप 2 स्पर्माटोगोनिया और टाइप बी स्पर्माटोगोनिया इंक्रीज इन साइज, वो उसका साइज बढ़ जाता है, अबाउट ट्वाइस, दुगना हो जाता है, बाय गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोटोली सेल्स और नर्व सेल्स। इसको याद रखना, न्यूट्रिएंट उसको कहां मिलता है ना, सोटोली सेल से न्यूट्रिएंट मिलता है। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ग्रो इन साइज, और क्या होता है उसके सेल में ना, साइटोप्लाज्म दुगना हो जाता है, इसीलिए वो उसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो क्रोमोसोम नंबर 46 होता है ना, इन केस ऑफ ह्यूमन इट विल बी लाइक 46। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन
chromosome number when matures called primary spermatocyte। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो आफ्टर ग्रोथ फेज the spermatogonia are known as primary spermatocyte। remember this thing, after growth phase the spermatogonia are known as primary spermatocyte। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। now we will see maturation phase of spermatogenesis। इसमें क्या होता है ना, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं। वो देखते हैं कैसे होते हैं ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज meiotic division or we can say that meiosis 1। after first maturation division the primary spermatocyte produces two haploid secondary spermatocyte। ये टर्म याद रखना। सो meiosis 1 के बाद क्या होता है ना, जो क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है वो डिडक्ट होके 23 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। So primary spermatocyte is now converted to secondary spermatocyte. Chromosome number reduced to half. Again, the secondary spermatocyte undergoes second maturation division or meiosis 2 and produces 4 haploid spermatid। ये टर्म याद रखना, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन बहुत बार आया है। सो क्वेश्चन ऐसा आता है ना, फ्रॉम one primary spermatocyte how many spermatids are formed। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बनते हैं। सो इट्स 4। thus 4 spermatids are formed from each primary spermatocyte। तो फिर एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना बनते हैं। If from one primary spermatocyte 4 spermatids are formed, then from one spermatogonia or we can say that sperm mother cell how many spermatids will be formed। 4 into 4 it's 16। so growth phase में हम लोग एक सेल का ग्रोथ फेज को दिखाया था, बाकी 3 सेल वहां पे साइड में रह गए थे। अगर एक सेल का 4 हो गया सो बाकी जो 3 सेल वहां पे थे, बाकी जो 3 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे उनका भी 4 आएगा ना। सो 4 into 4 इज इक्वल टू 16। सो क्वेश्चन देखना यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो वेदर इट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और वेदर इट इज स्पर्मेटोगोनिया। अभी देखते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट पार्ट, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ये क्या प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं वो जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस और डिफरेंशिएशन। सो इसका क्या इफेक्ट है। सो ये जो स्पर्मेटिड था ना, दिस इज नॉन मोटाइल, ये है मोटाइल। ये मूवमेंट कर सकता है, उसका टेल है लेकिन इसका जो टेल और फ्लैजेला नहीं है, और फिर उसका जो बॉडी का भी कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस हुआ है। अभी देखते हैं इवेंट्स क्या है ना। पहला इवेंट है न्यूक्लियस इज एनलार्ज। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड इलोंगेटेड टू फॉर्म स्पर्म हेड। सो ये न्यूक्लियस कहाँ पे होता है ना, स्पर्म की हेड में न्यूक्लियस होता है। सो ये बात याद रखना, न्यूक्लियस फॉर्म्स स्पर्म हेड। गोल्गी बॉडी फॉर्म लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक मींस व्हिच कैन ब्रेक डाउन द सब्सटेंस कॉल्ड हाइयालुरोनिडेज। इसके अलावा और भी कुछ एंजाइम्स है जो जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये भी सब, बट द मेन एंजाइम यू हैव टू रिमेंबर इज हाइयालुरोनिडेज which is stored at the tip of spermatozoa or we can say that sperm। उसको हम बोलते हैं आक्रोजम। सो गोल्गी बॉडी क्या बनाया, आक्रोजम बनाया। न्यूक्लियस क्या बनाया ना, स्पर्म हेड में वो रहा। उसके बाद क्या होता है ना, सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल।
जो कि सेल डिवीजन के टाइम में काम में आते हैं। ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म द नेक ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म का नेक होता है वो कौन बनाया ना, सेंट्रियोल बनाया। डिस्टल सेंट्रियोल पीछे वाला, डिस्टल मींस पीछे वाला पार्ट, जो सेंट्रियोल था वो क्या बनाया ना, एक्सोनिम व्हिच फॉर्म्स द टेल ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म का जो टेल होता है, वी कैन से दैट फ्लैजेला ऑफ द स्पर्म, वो किससे बनता है ना, डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। उसके बाद क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेस्ट स्पाइरली इन मिडपीस। यहाँ पे क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड एज माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, वो एक स्पाइरल कॉइल की तरह दिखता है। मोस्ट साइटोप्लाज्म इज लॉस्ट। ज्यादातर जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो सब लॉस हो जाते हैं, बट सम साइटोप्लाज्म फॉर्म द शीथ ऑफ टेल। शीथ मींस कवरिंग, वो जो टेल का कवरिंग है उसको बनाते हैं। सो यहाँ पे हमको याद रखना है क्या क्या चीज है ना, न्यूक्लियस क्या बनाता है ना, स्पर्म हेड में न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद गोल्गी बॉडी क्या बनाएगा ना, आक्रोजम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। फिर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या बनाएगा ना, नेक ऑफ स्पर्म। देन डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाएगा, टेल ऑफ स्पर्म। माइटोकॉन्ड्रिया will be found as mitochondrial spiral, वो मिडपीस में मिलेगा। मिडपीस जो इन बिटवीन का पार्ट होता है उसी में मिलेगा। एंड साइटोप्लाज्म ज्यादातर सब लॉस हो जाएगा, एंड कुछ जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म होगा उसी से टेल का जो कवरिंग होगा, वो एक्सोनिम का जो कवरिंग होगा वो बनेगा। सो फाइनली क्या हुआ ना, स्पर्मेटिड से स्पर्म हो गया। सो ये these are the changes after the formation of sperm or spermatozoa। क्या होता है ना, these are embedded in subtile cell। ये सब subtile cell को लग के रहते हैं। क्यों रहते हैं, for its nourishment। and ये जो प्रोसेस है पूरा उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। एक टर्म आता है स्पर्मिएशन क्या है, शॉर्ट नोट भी कभी कभी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है ना। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, these are embedded in the subtile cell of the seminiferous tubule, then these are released from it। उसके बाद क्या होता है ना, पहले ये बनने के बाद पहले नोरिशमेंट वहां से लेते हैं subtile cell से, उसके बाद क्या होता है ना, वो seminiferous tubule से रिलीज होते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन बोलते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या क्या हार्मोन है जो कि हेल्प करता है। सो वी ऑल न्यू दैट हाइपोथैलेमस इज द हेडमास्टर ऑफ आवर बॉडी। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, देन हाइपोथैलेमस इज द हेड मास्टर। सो वो कैसे कंट्रोल करता है ना, वो कुछ रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, ये सब हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। सो यहाँ पे वो कौन सा हार्मोन काम होता है ना, कौन सा फैक्टर होता है ना, रिलीजिंग हार्मोन कुछ, और RH वी कैन से दैट गोनाडोट्रोपिन, FSH एंड LH बोथ आर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। सो यहाँ पे क्या होगा ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को वो सीक्रेट करेगा, और GnRH। These are stimulating hormones। स्टिमुलेटिंग का मतलब ये स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन सिक्रीशन में। अगर इनहिबिटिंग हार्मोन होगा तो फिर वो इनहिबिट कर देंगे। सो ये GnRH एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। देन एंटेरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और 2 टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH follicle stimulating hormone। LH लेडिक सेल के ऊपर काम करेगा। कैसे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और FSH सटल सेल पे काम करेगा। इसको कैसे याद रखना है, लेडिक सेल, सटल सेल। सो LH, L कहाँ से, इसका फर्स्ट लेटर L है।
लेडिक सेल का ही फर्स्ट लेटर एल है, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। एफएसएच में यहीं पे एस है, सर्टोली सेल में भी जो फर्स्ट लेटर है वो एस है। सो इसी तरह इसको याद रखना, क्योंकि जो टेस्टिस के अंदर दो तरह के ही सेल होते हैं, एक है लेडिक सेल, दूसरा है सर्टोली सेल। सो यहाँ पे एलएच इंड्यूस किया लेडिक सेल को और एफएसएच इंड्यूस किया सर्टोली सेल को। उसके बाद लेडिक सेल एंड्रोजन सिक्रीशन करता है और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर को सिक्रीशन करता है, सच एज इनिबिन, एक्टिविन, एपीपी, ये सब फैक्टर को वो रिलीज करता है। एंड्रोजन क्या करता है ना, स्पर्माटोजेनेसिस। एंड यहाँ पे ये जो फैक्टर्स थे इनिबिन, एक्टिविन, ये सब फैक्टर्स वो एक्सक्लूसिवली स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। सो हियर वी कैन से दैट spermiogenesis is included under spermatogenesis. Yes, it's included under spermatogenesis, but these factors are exclusively responsible for spermiogenesis. They do not help in the formation of spermatids, but these androgens overall work for the process of spermatogenesis. So what is the difference between androgen and testosterone? सो एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, उसका जो ग्रुप का जो मेन मेंबर है, मेन हार्मोन है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सो और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज किया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस किया, एंटीरियर पिट्यूटरी देन रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, एफएसएच एंड एलएच। एलएच लेडिक सेल के ऊपर काम करेगा, एफएसएच सर्टोली सेल के ऊपर काम करेगा। लेडिक सेल क्या सिक्रीशन करेगा ना, एंड्रोजन सिक्रीशन करेगा। सर्टोली सेल क्या सिक्रीशन करेगा ना, सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर को वो सिक्रीशन करेगा। एंड्रोजन हमारी बॉडी में क्या काम करेंगे ना, स्पर्माटोजेनेसिस। यहाँ पे जो फैक्टर्स सर्टोली सेल सिक्रीशन करते हैं वो क्या काम करेंगे ना, वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। सो अभी ये तुम्हारा जो हार्मोन का रोल था स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस में खत्म हुआ। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है अभी देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्माटोजोआ। सो ये जो स्पर्म का कुल मिलाकर बेसिक 3 पार्ट होते हैं, एक है हेड, दूसरा है मिडफिश, तीसरा है टेल। बट कुछ बुक्स में ये नेक जो रीजन उसको डिफरेंशिएट करके we can say that the sperm is divided into 4 basic parts: head, neck, midfish and tail. So head में हम पहले head देखते हैं। head में क्या मिलेगा ना, head में न्यूक्लियस है, वो become elongated, थोड़ा लंबा हो जाता है, and enlarged nucleus containing chromosomal material। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर में जो गोल्गी बॉडी क्रोमोसोम पे, गोल्गी बॉडी क्रोमोसोम को कन्वर्ट हो गया था। सो एक्रोसोम इज देयर, इट कंटेन्स हाइलुरोनिडेज एंजाइम। उस एंजाइम का काम क्या है ना, टू पेनिट्रेट, इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट इनटू द ओव्यूम। वो ओव्यूम के अंदर स्पर्म को घुसने में हेल्प करता है। और क्या होता है ना, ये जो पूरा स्पर्म होता है ना, उसकी चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे एक स्पेशल टर्म है गालिया। वो गालिया क्या होता है ना, द एक्रोसोम अलोंग विथ द एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए फाइब्रिलर शीथ। ये जो एक्रोसोम और न्यूक्लियस का जो ऊपर का हिस्सा है वो एक फाइब्रिलर शीथ से कवर्ड है, उसको हम बोलते हैं गालिया। ये हेड में क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट एक्रोसोम मिलेगा एंड न्यूक्लियस मिलेगा। ये जो 2 पार्ट हेड में है। नेक में क्या मिलेगा ना, ये जो थोड़ा डिप्रेस्ड पोर्शन है उसको नेक बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियल मिलेगा। ये जो सेंट्रियल यहाँ पे एक्सोनिम होकर टेल फाइबर तक गया है। देन मिडपीस में क्या मिलेगा ना, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ये सब याद रखना। सो हेड पे क्या मिला ना, एक्रोसोम मिला और न्यूक्लियस मिला। नेक में क्या मिला ना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल मिला। मिडपीस में क्या मिला
ना माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। उसका काम क्या है ना, उसका काम है ना इट्स ए एनर्जी सोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो एनर्जी प्रोडक्शन फॉर स्विमिंग और फॉर द फ्लैजेलेटेड मूवमेंट। एंड द लास्ट पार्ट इज टेल पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ एक्सोनिम्स। सो ये जो टेल का जो पूरा लास्ट पोर्शन होता है व्हिच इज अनकवर्ड, जो अनकवर्ड रहता है उसको एंड पीस बोलते हैं। सो ये जो फ्लैजेला का और टेल का मूवमेंट होता है, उसी जो ह्यूमन स्पर्म का जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं उंडुलेटिंग मूवमेंट और वेव लाइक मूवमेंट। वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करके जाता है, स्नेक लाइक मूवमेंट। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक मैच्योर स्पर्म का वो मेजर कितना है, वो कितना लंबा है एक मैच्योर स्पर्म ना, 0.06 mm और 60 माइक्रोन लॉन्ग। ये याद रखना, 0.06 mm और 60 माइक्रोन उसका लंबा है। रिमेंबर दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल है ना। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। मैंने बता रहा था जिस टाइम में मैं स्पर्म का डायग्राम दिखा रहा था उस टाइम में मैं बता रहा था इट इज कवर्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या क्या है ना, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। उसका 3 पार्ट्स है, बेसिकली 3 पार्ट है, बट कुछ कुछ बुक्स में वो 4 पार्ट्स है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ। दे आर इंक्लूडेड नेक ऑल्सो। सो पहला जो पार्ट है वो हेड है। हेड का शेप कैसा है ना, इट्स फ्लैट एंड ओवल शेप्ड, फ्लैट एंड ओवल शेप्ड। ना इट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। ये टर्म याद रखना, यहाँ पे 2 जो मेजर चीज मिलते हैं वो है न्यूक्लियस एंड अनदर इज एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ना। एक्रोसोम इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मैंने बता दिया अभी ये बात, एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम्स सच एज हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये सब जो लाइटिक एंजाइम्स है जो कि ओव्यूम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और क्या है ना, जो न्यूक्लियस होगा, जो थोड़ा इलोंगेटेड ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, इट कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स, हिस्टर प्रोटीन्स जो कि बेसिक इन नेचर, बट नो आरएनए एंड न्यूक्लियोलस। यहाँ पे आरएनए और न्यूक्लियोलस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा क्या ना, डीएनए मिलेगा और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे। The acrosome and anterior half of nucleus is covered by fibular sheath called gallia। ये जो acrosome है और जो ऊपर वाला हिस्सा है न्यूक्लियस का वो एक कवरिंग से ढका हुआ है, उसको हम बोलते हैं गालिया। अभी देखते हैं नेक। सेकेंड पार्ट इज नेक। ये सबसे स्पर्म का जितना भी हिस्सा है ये सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। यहाँ क्या क्या मिलेगा, नाइट कंटेन्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल मिलते हैं, एक है ऊपर प्रॉक्सिमल, दूसरा है नीचे वाला, उसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर होके वहां पे है ना। इट इज फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रोसोम ऑफ स्पर्मेटिड। ये याद रखना, सेंट्रोसोम। ये जो नेक पर्सन है वो किससे वो बनाए हुए है ना, सेंट्रोसोम से वो बनाए हुए हैं। द डिस्टल सेंट्रियोल एक्ट्स एज बासाल बॉडी। ये बासाल बॉडी की तरह काम करता है और एक्सोनिम ऑफ स्पर्म टेल। स्पर्म टेल का जो मेन हिस्सा है वो जो बॉन्च ऑफ फाइबर्स होता है उसी को बनाते हैं। बस एक्सोनिम का मतलब क्या है ना, स्पर्म टेल में एक बॉन्च ऑफ फाइबर्स होते हैं और टेल फाइबर्स वी कैन से दैट, उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं। सो उसके बाद आया मिडपीस। ये सिलिंड्रिकल पर्सन है एंड नेक का ठीक पीछे ये रहेगा। नाइट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय
माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल एंड साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मैंचेटी बोलते हैं, ये टर्म याद रखना। सो मिड पीस में क्या मिलेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिड पीस ऑफ स्पर्म इज नोन एज मैंचेटी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है ना, प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म का मूवमेंट के लिए ये एनर्जी देता है। The last part is tail or we can say that flagellum. ये सबसे बड़ा पार्ट है, longest part of sperm. It consists of central axial filament with little cytoplasm. यहाँ पे क्या है ना, जो cytoplasm है बहुत कम है। The sperm moves in fluid medium and female genital tract by undulating movement. ये क्या है, undulating मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट करता है, स्नेक जैसे मूवमेंट करता है। उसी तरह स्पर्म फ्लूइड मीडियम हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो, वहां पे मूवमेंट करता है और वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंचता है। द डिस्टल पार्ट इज अनकवर्ड एंड कॉल्ड एंड पिस्ट। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो, वहां पे कुछ कवरिंग नहीं रहेगा, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं एंड फिश। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ स्पर्म। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ स्पर्म। स्पर्म की कितना टाइप्स है ना, ज्यादातर ये स्पर्म दो टाइप्स के होते हैं, एक है फ्लैजेलेटेड और एक है नॉन फ्लैजेलेटेड। किस किस स्पर्म का फ्लैजेला होता है और टेल होता है, और कुछ स्पर्म ऐसा है जिनका टेल और फ्लैजेला नहीं है। सो फ्लैजेलेटेड स्पर्म में क्या होगा ना, फ्लैजेला और टेल रहेगा। ये ज्यादातर क्या होता है ना, वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स में जो स्पर्म है वो फ्लैजेलेटेड है, दैट मींस इट मस्ट बियर ए टेल। सो इसका फिर टू टाइप्स है, मोनोफ्लैजेलेटेड वेदर इट इज सिंगल टेल और सिंगल फ्लैजेला, और बाइफ्लैजेलेटेड, टू टेल्स और टू फ्लैजेला। यहाँ पे सिंगल फ्लैजेला और सिंगल टेल, यहाँ पे टू फ्लैजेला। मोनोफ्लैजेलेटेड स्पर्म किस में दिखाई देता है ना, मामल्स, हम लोगों का मोनोफ्लैजेलेटेड स्पर्म दिखाई देता है। बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म किस में दिखाई देता है ना, टोड, फिश, जो एक्वाटिक ज्यादातर वर्टिब्रेट्स हैं, ये उनमें ज्यादातर बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म दिखाई देता है। नॉन फ्लैजेलेटेड में क्या होता है ना, नो फ्लैजेला, फ्लैजेला या फिर टेल नहीं है उनमें। ये किस में दिखाई देता है ना, इनवर्टिब्रेट्स सच एज एस्कारिस, दिस इज अ कॉमन राउंडवर्म, क्रैब, इनमें से जो स्पर्म निकलता है वो सब नॉन फ्लैजेलेटेड है, उनका फ्लैजेला नहीं है। सो इसके साथ आज इस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस ये खत्म हुआ। सो नेक्स्ट जो क्लास होगा we will discuss about oogenesis process. Remember one thing, the process of oogenesis is much more complicated than spermatogenesis. Spermatogenesis क्या होता है ना, वो puberty से start होता है और it ends in senility, or we can say that at a age of 50-55 it ends. But ये जो oogenesis process होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू होता है और अप टू मेनोपॉज, ये जो 45 से 50 जो एज होता है वुमेन के, उसी से खत्म होता है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis process.